गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैंने सुबह कहा था कि पॉलिटी का हम लोगों का डे वाइज टारगेट अचीव कर लिए थे। हम लोग डे वाइज टारगेट हम लोगों ने पूरा कर लिया था। तो आज मैंने सुबह कहा था कि आज मैं पॉलिटी के जितने क्वेश्चन दिस ईयर 2024 में यूपीएससी प्रीलिम्स में है वो देखने की कोशिश करेंगे, और वैसे क्वेश्चन को करेंगे जो बीपीएससी में लगता है कि पूछा जा सकता है। कि इस बार भी खासकर पॉलिटी में लंबे स्टेटमेंट थे, स्टेटमेंट फॉर्म में अधिकतर क्वेश्चन आया था। तो एक बार हम लोग आज पॉलिटी का क्वेश्चन देखेंगे जो दिस ईयर यूपीएससी प्रीलिम्स में आया था, सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स में आया था, उसको देखेंगे। और उसमें से हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पहले तो ये देखेंगे कितना हम लोग का कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है कि इसमें हम लोग अटेम्प्ट कर ले जा रहे हैं क्वेश्चन और सही कर ले जा रहे हैं। दूसरा है वैसे वैसे टॉपिक जो हम लोग नहीं कर पाए हैं, उस टॉपिक को फिर से लक्ष्मीकांत में आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लीजिएगा। यही है कि बार बार एक ही चीज़ क्वेश्चंस को देखेंगे, फिर अपने बुक को खोलेंगे तो बार बार कॉन्सेप्ट हमारा तैयार होता जाएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरह के क्वेश्चंस आया था जो यूपीएससी प्रीलिम्स में, जो आप लोग करने लायक हैं या नहीं, बनता है या नहीं बनता है, और ये बीपीएससी में पूछा भी जा सकता है। चलिए देखते हैं। तो मैंने टिक डाउन कर दिया है कि कौन सा क्वेश्चंस दिस ईयर पूछा है। हाँ, तो फर्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या पूछ रहा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा है, आप लोग सबको पता है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। बताइए क्या है आंसर इसका, आप लोग कर लीजिएगा, मुझे पता है आप लोग कर लिए होंगे। इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है आंसर। कौन है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा? चलिए, इसमें और कोई क्वेश्चंस नहीं है। चलिए, यह है एज पर आर्टिकल 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation and repeal। अब बताइए, एक दो है, दो तीन है, एक तीन है, या एक दो तीन है? As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal। हिंदी में देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किनके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन। बताइए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है डी। इसका आंसर क्या है? डी। इसका आंसर हो गया डी। चलिए, पूछ रहा है ये 68 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट मनी बिल इन द पार्लियामेंट। आर्टिकल 109 mentions a special procedure in respect of money bill. A money bill shall not be introduced in the Council of State. The Raj Sabha can either approve the bill or suggest changes but cannot reject it. The amendment to a money bill suggested by the Raj Sabha have to accepted by the Lok Sabha। बताइए। तो इसमें जो लोगों को पता होगा दिस स्टेटमेंट उनको पता है कि मनी बिल शैल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन काउंसिल ऑफ स्टेट। उनको पता है कि लोकसभा में ही होता है, तो ये लोगों को पता है। तो मतलब 2 स्टेटमेंट सही है, तो एक स्टेटमेंट अभी तक कटा है, एक ऑप्शन कटा है। उसके बाद क्या है, द राज्यसभा कैन आइदर अप्रूव द बिल और सजेस्ट चेंजेस
बट कैन नॉट रिजेक्टेड इट, ये भी स्टेटमेंट सही है, तो 2 भी करेक्ट है, तो 2 तो तीनों में है, तो ऐसे भी चेक नहीं करना था। अब हम लोग 4 चेक कर लेते हैं। अगर 4 चेक कर लेंगे, अभी 4 भी नहीं चेक कर रहा है, 1 चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 2 3 तो सब में कॉमन है। अब 1 चेक कर लेते हैं, तो 1 पे ही मेन गेम यहाँ था कि बेसिकली लोगों को पता नहीं होता आर्टिकल 109 के बारे में। इन्हीं दोनों में लोग फंसे हैं कि आइदर 1 2 3 है या आइदर 2 3 है। 1 का ही पूरा गेम, क्योंकि 2 3 तो सब लोगों को आ रहा था, समझ गए। 4 का तो था ही नहीं, क्योंकि 2 तो पक्का ही है, तो 2 है तो डी नहीं, तो 1 2 3। अब तो ये एक बात याद कर लीजिए, नहीं पता होगा आप लोगों को, सिर्फ अभी तक मनी बिल 110 लोग याद करते हैं। अगर नहीं पता है तो याद कर लीजिए, आर्टिकल 109 ये स्टेटमेंट सही है, मेंशन ए स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल, तो ये स्टेटमेंट सही है, याद कर लीजिए। आर्टिकल 109 को एक बार बेयर एक्ट में जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ 71 नंबर, हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिल दिसंबर, ये लिखा हुआ टिल दिसंबर 2023, ऐसा नहीं है कि टिल नाउ। 2023 से पहले तक कितनी बार डिलिमिटेशन परिसीमन आयोग का गठन किया गया है, यही इसका हिंदी है। 1 2 3 4, बताइए। 1 2 3 4, तो देखिए डिलिमिटेशन कमीशन पता है कि बार बार जो हम लोगों का असेंबली होता है उसमें उसको बार बार सीमा निर्धारित करता है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का कितना सीमा निर्धारित होगा, तो उसका अभी तक गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। ये पता चलता है कि इसको कोई कोर्ट में भी चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो अब तक सबसे पहले डिलिमिटेशन कमीशन बना था 1952 में फर्स्ट टाइम, फिर 63 में, फिर 73 में, और लास्ट बना था 2002 में। तो अब तक 4 बार बना है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। चलिए, और डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 के तहत भी आता है, तो ये भी याद रख सकते हैं, तो रख दीजिए। पूछ रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी भी बीपीएससी में पूछा जा सकता है। द कॉन्स्टिट्यूशन 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 अमेंड्स द 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड कौन कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग, कोंकणी, मणिपुरी, मैथिली, नेपाली, मैथिली, बताइए। ये आप लोग को बताना चाहिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अभी इससे पहले 2 क्वेश्चन मैं मान सकता हूँ कि नहीं, लेकिन ये इजी है। इसका ऑप्शन क्या क्या देख लीजिए, 1 2 3 कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, या 1 2 4 1 3 4 2 3 4, बताइए इसका आंसर। पॉज कर लीजिए, देखिए, सोचिए और बताइए। तब तक आप लोग हिंदी में एक बार ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली। 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4, बताइए, आप भी बताइए, बताइए क्या आंसर है। तो देखिए, सबसे पहले ये बताइए ओरिजिनली कितने, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था ओरिजिनल कितने, पहली बार कितने लैंग्वेज था 8th शेड्यूल में? तो ओरिजिनल था 14 लैंग्वेज। फिर एक लैंग्वेज जुटा सिंधी जुटा, ये 21st अमेंडमेंट में जुटा, 21st अमेंडमेंट में जुटा। उसके बाद अब 71st अमेंडमेंट आया, 71st अमेंडमेंट आया, तो 71st अमेंडमेंट में भी जोड़ा गया। अब किसको किसको जोड़ा गया? इन तीन को जोड़ा गया। वो 3 है KMN, कोंकणी, मैथिली, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। तो ये हो गया 1 2 3।
तो मैथिली कब जोड़ा गया, ये इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 92nd अमेंडमेंट। इसमें क्या क्या जोड़ा गया, बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, याद रहेगा, याद कर लीजिए किस किस अमेंडमेंट में। तो देख लीजिए 21, अगर 92nd भी याद है, 71 तो दूसरा याद हो जाएगा, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 92nd आ जाता है। चलिए ये देखिए, इसमें मिलाने के लिए बोला गया है, भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्रता पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। बोल रहा है कौन कौन सा सही मैच है, बताइए, आप लोग सोचिए और बताइए कि कौन कौन पहले सही मैच है, तो उससे तो नंबर बता दीजिएगा। तो देखिए भारतीय जनसंघ पक्का सही है, इसमें सोचना नहीं है। और सोशलिस्ट पार्टी तो आप लोगों का गलत नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बिहार का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग सब पढ़ते हैं। सोशलिस्ट पार्टी का कौन के हैं, तो जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। तो ये गलत है स्टेटमेंट। कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नहीं मालूम है, याद कर लीजिए, जगजीवन राम। एक बार 67th बीपीएससी में पूछा था जगजीवन राम के बारे में, शायद मंत्रालय पूछा था जगजीवन राम का कौन था, देश आजाद हुआ था तब। और स्वतंत्रता पार्टी राजगोपालाचारी। तो कितने स्टेटमेंट सही हैं, 2 स्टेटमेंट सही हैं। चले बढ़े हम लोग। 74 पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सोचिए यूपीएससी में पार्ट पूछ रहा, पार्ट 9A, पार्ट 18, पार्ट 20 पूछ रहा। पार्ट 9A में क्या है, तो पूछ रहा पावर्स ऑफ द म्यूनिसिपैलिटीज। पार्ट 18 में पूछ रहा क्या है, इमरजेंसी प्रोविजन। पार्ट 20 में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए क्या है, मिलाइए क्या है। अगर आपको पार्ट याद है तब तो ये तुरंत बन जाएगा। लोग पार्ट याद करते हैं, शेड्यूल, पार्ट, ओथ, सैलरी, पूरा शेड्यूल याद होता है लोगों को। तो आपको याद है कि नहीं ये पता चल जाएगा। एक बार पार्ट आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, अगर नहीं याद आ रहा तो अच्छे से याद कर लीजिए, कभी पूछ सकता है। जब यूपीएससी पूछ दिया तो बीपीएससी पूछ सकता है। और इसका आंसर तीनों स्टेटमेंट सही है। चलिए अब पूछ रहा विच 75 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज पर इंटर-स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज स्टेट लिस्ट अंडर द स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर-स्टेट माइग्रेशन इज ए स्टेट सब्जेक्ट अंडर स्टेट लिस्ट। इंटर-स्टेट क्वारंटाइन इज ए यूनियन सब्जेक्ट अंडर द यूनियन लिस्ट। कॉरपोरेशन टैक्स इज ए सब्जेक्ट अंडर द स्टेट लिस्ट। बताइए क्या है। देखिए इसमें सब जो 3 स्टेट लिस्ट है ये सब यूनियन लिस्ट था, समझ गया ना। इसमें जो 3 ये सब है ये सब स्टेट यूनियन लिस्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत है और सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन, इंटर स्टेट क्वारंटाइन इज ए सब्जेक्ट अंडर द, सारा यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट था। चलिए ये तो बहुत आसान है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया प्लेस द राइट टू प्राइवेसी। निजता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में इसको डाला गया है, यही इसका मतलब है। बताइए 15, 16, 19, 21। आप चारों लिख भी दीजिए, अगर आंसर तो इसका आप लोग बता ही दीजिएगा। आप तुरंत तुरंत यहाँ पर लिखिए कि ये आर्टिकल ये कहता है, समझ गए। और इसका आंसर भी आप लोग बता ही दिए होंगे, मैं मार्क कर देता हूँ, तब तक आप लोग बता दिए होंगे। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था आर्टिकल 21।
अब पूछ रहा है एथिक्स कमेटी के बारे में पढ़ लेते हैं। एथिक्स कमेटी के बारे में देख लेते हैं। सारे क्वेश्चंस करेंगे, जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चंस हैं जो अलाइंड है सारे क्वेश्चंस करेंगे। देखिए आप लोगों को पता चल रहा होगा कि किस तरह से करना होता है क्वेश्चंस। जितना पढ़े हैं अभी तक, हम लोग पूरे पॉलिटी को पढ़े हैं, अब ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कौन सा क्वेश्चन किया जा सकता है, कौन सा क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है, किस तरह की तैयारी आपको चाहिए। अगर ये सब बीपीएससी पूछेगा तो आप क्या कर सकते थे ये पेपर में, अगर क्वेश्चन इस तरह का पूछा जाए, आपकी है इतनी तैयारी तो अपनी तैयारी को बार बार हम लोग रीचेक करते रहेंगे। और फिर से अगर इसमें कुछ कमी दिखेगा तो फिर से हम लोग लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे, अभी तो बहुत समय है। क्योंकि तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि एग्जाम में किसी तरह का पेपर आए, जैसे ऑनरेबल चेयरमैन सर कहें कि हम पेपर को थोड़ा टफ बनाएं। और ऐसे पिछली बार बीपीएससी में पॉलिटी और इकोनॉमी के खासकर सेक्शंस में मल्टी स्टेटमेंट फॉर्म वाले ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उसी की तैयारी चल रही है हम लोगों की। तो घबराना नहीं है कि ये नहीं करते हैं, छोड़िए छोड़िए, ये नहीं पूछता बीपीएससी में। अगर आपको डाउट है तो पिछले साल का क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए अब हम लोग इथिक्स कमेटी में देखते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इथिक्स कमेटी इज इन द लोकसभा आर करेक्ट। Initially, it was an ad hoc committee. Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of the Lok Sabha. The committee cannot take up any matter which is sub judice. इसका ऑप्शन है 1 2 2 3 1 3 1 2 3। देखिए और बताइए इसका, पॉज कीजिए इसको पॉज कीजिए और देखिए और बताइए इसका आंसर क्या है। तब तक हम लोग हिंदी में क्वेश्चन पढ़ते हैं। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। बताइए। तो इसमें जो आप लोगों को मुझे लगता है कि पता होगा कि एक स्टेटमेंट आप लोग पक्का सही कर रहे होंगे, मुझे लग रहा है। अगर नहीं भी किसी को पता, वो है थर्ड स्टेटमेंट। बट क्या थर्ड स्टेटमेंट करने से कुछ फ़ायदा हो रहा है क्या? एक ऑप्शन कट रहा है लेकिन तब भी 3 बच रहा है। अब जिनको पता है कि प्रारंभ में ये एक एड हॉक कमेटी थी, तो स्टार्टिंग में यह एक एड हॉक कमेटी थी। हाँ, स्टार्टिंग में एड हॉक कमेटी थी। कब बनी थी एड हॉक कमेटी? 2002 में। 2002 में ये एड हॉक कमेटी बनी थी और 2015 में इसको परमानेंट कमेटी बना दिया गया था। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। तो 1 और 3, तो 2 3 ये भी कट गया। केवल कोई लोकसभा का सदस्य किसी लोकसभा के अनैतिक आचरण, केवल क्यों भाई, है ना, कोई भी कर सकता है। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, नारी शक्ति बंधन अधिनियम का करंट अफेयर था, पूछ दिया। पॉलिटी से रिलेटेड है, करंट अफेयर में पूछा है। प्रोविजन विल कम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 18th लोकसभा। बताइए 18th लोकसभा में। दिस विल बी फोर्स फॉर 15 ईयर आफ्टर बिकमिंग, 15 साल के लिए रहेगा। देर आर प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ द शेड्यूल कास्ट वुमेन विद इन द कोटा रिजर्व फॉर द शेड्यूल कास्ट। बताइए क्या है इसमें। 33% का तो पूछा नहीं आप लोगों को जो लगता है। तो देखिए, अगर आप पहला स्टेटमेंट काट दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये 17th लोकसभा में आया था। किस लोकसभा में? 17th लोकसभा में आया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट काटते ही आपका आंसर आ जा रहा, सेकंड एंड थर्ड। बाकी आपको पता था कि 15 साल के लिए आया है, ये रोटेटिंग है। इस साल इस लोकसभा सीट्स को मिलेगा, अगले बार उस लोकसभा सीट्स को मिलेगा। तो 3 साल में सारे लोकसभा सीट्स को मतलब 3 टर्म, मतलब 15 ईयर में सारा लोकसभा सीट पे चला जाएगा।
अब चलिए, रिट पूछ रहा है, क्या है, प्रोविजन के बारे में पूछ रहा है। रिट ऑफ प्रोविजन इज एन ऑर्डर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। किसको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये बताता है, ऑर्डर देता है इस रिट के द्वारा। A government officer prohibiting him from taking particular action, a parliament legislative assembly to pass a law on prohibition, the lower court prohibition continuation of proceeding in a case, the government prohibiting it from the following unconstitutional policy। बताइए, पॉज कीजिए और बताइए क्या है। रिट तो आपको पता होना चाहिए, हैबियस कॉर्पस, क्यू वारंट, स्टैट्यूटरी प्रोविजन, सब आप लोग को पता होना चाहिए। मैंडमस सब आपको पता होना चाहिए। चलिए इसमें देखते हैं, प्रतिषेध। रीट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है। किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करना, संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए। सबसे बेवकूफ़ जैसा है ऑप्शन बनाया है, ये आसान है बहुत। निचली अदालत को किसी मामले में कार्रवाई जारी रखने का प्रतिषेध करने के लिए। सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने के लिए। बताइए क्या है इसका आंसर। टेक योर टाइम, सोचिए और बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ इसका आंसर, आप लोग मार्क कर लिए होंगे, आसान है। तो आप लोग 5 जो भी जितने रीट हैं सबको एक बार देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। द लोअर कोर्ट प्रोहिबिटिंग कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग इन ए केस, ये इसका आंसर है। चलिए 84 नंबर। It is the governor of the state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. It is a governor of a state who recognizes and declares any community of the state as a scheduled tribe. क्या ऐसा होता है, बताइए। A community declared as a scheduled tribe in a state need not to be so in another state। पॉज कीजिए और देखिए, बताइए क्या है इसका आंसर। चलिए तब तक हम लोग हिंदी में पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चंस को। वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है या घोषित करता है। दूसरा है, किसी राज्य में अनुसूचित जाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं है कि वह दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। पहला केवल 1, दूसरा केवल 2, तीसरा 1 और 2, डी न तो 1 न ही 2। बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा, तो बताइए। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग काट सकते हैं, क्यों? पहला स्टेटमेंट आप काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट करता है। तो कैसे करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कंसल्ट करता है किससे? स्टेट गवर्नर से। स्टेट गवर्नर नहीं करता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर कंसल्टिंग विद द स्टेट गवर्नर डिक्लेयर्स एज ए कम्युनिटी एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए दूसरा है कि इस कम्युनिटी डिक्लेयर्ड एज ए शेड्यूल्ड ट्राइब इन ए स्टेट नीड नॉट टू बी सो इन अदर स्टेट। हाँ, अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकते हैं। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किया कि किसी समुदाय के लिए आवश्यक नहीं हो कि दूसरे राज्य में भी ऐसा हो। ठीक ना? तो समझ गए? तो इसका स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ओनली बी है। चलिए 85 नंबर पढ़िए। विथ रेफरेंस टू यूनियन बजट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, किसके? प्राइम मिनिस्टर, लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। At the union level, no demand for grant
कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। बताइए क्या है इसका आंसर। हिंदी में देखते हैं। केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों में के समक्ष वार्षिक विवरण रखते हैं। केंद्रीय यूनियन स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। तो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है। और फर्स्ट स्टेटमेंट बताइए क्या है। सेकेंड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के बारे में बताइए, किसके बिहाफ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर करती है। तो वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर, नहीं प्रेसिडेंट होते हैं। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ओनली बी। चलिए देखिए, ये सामने में जो क्वेश्चन है ये पॉलिटी से नहीं, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए। हु ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ऑफ द बुक्स द इंडिया वे, भाई भारत मैटर्स? भूपेंद्र मेहता, नलिन मेहता, शशि थरूर, सुब्रमण्यम जयशंकर। आप लोग बता दीजिए। चलिए, इसका एस जयशंकर है आंसर। ये भी आ सकता है करंट अफेयर में, आप लोग देख ही रहे हैं। और देखते हैं और है क्या। विथ रेफरेंस टू द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। स्पीकर ऑफ लोकसभा हमेशा इंपॉर्टेंट है, अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, ये सब हमेशा इंपॉर्टेंट है। आप लोग पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। चलिए अब पढ़िए। While any resolution for removal of the Speaker of the Lok Sabha is under consideration, he or she shall not preside. He or she shall not have to right to speak. He or she shall not to entitled to vote on the resolution in the first instance. तो देख रहे हैं, पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि उनको वो बोल रहा है ही और सी शैल नॉट हैव टू राइट टू स्पीक। हमेशा बोलने का अधिकार है। कितना बड़ा अपराधी होता है उसको भी बोलने का अधिकार होता है, इनको क्यों नहीं बोलने का अधिकार होगा भाई? तो बोलने का अधिकार तो इनको होगा। तो स्टेटमेंट काट दीजिए। तो काट देते हैं ये स्टेटमेंट, 2 काट देते हैं। तो क्या आंसर बच जाता है? एक ही आंसर बच जाता है। तीसरे के बारे में तो आपको जाना ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तीसरे के बारे में तो आपसे पूछ ही नहीं रहा है एक तरह से। तो तीसरे के बारे में पूछ ही नहीं रहा है, सिर्फ बोल तो रहे हैं कि बोलने का अधिकार तो सबके पास होता है। अगर मेरे बारे में कुछ निर्णय लिया जा रहा तो मैं क्यों नहीं बोलूँगा। अगर सिर्फ इतना तार्किक आधार लगा लेते तो ये क्वेश्चन बन जाता। तो इसका आंसर बहुत ईजी था। ये चलिए 94 देखिए। विथ रेफरेंस टू द इंडियन पार्लियामेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ पूछ रहा है, ये भी लक्ष्मीकांत में दिया हुआ, आप लोग पढ़े होंगे। ए बिल पेंडिंग इन द लोकसभा लैप्सेज ऑन इट्स डिसोल्यूशन। पढ़ लेते हैं पूरा। दूसरा है ए बिल पास्ड बाय द लोकसभा एंड पेंडिंग इन द राज्यसभा लैप्सेज ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। ठीक है। A bill in regard to which the President of India notified his or her intention to summon the House to a joint sitting lapses on the resolution of the Lok Sabha। बताइए, आप लोग पढ़िए, देख लीजिए एक बार ऑप्शन क्या होगा इसका। चलिए इसको पॉज करके आप लोग देखिए, तब तक मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। दूसरा क्या है? लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है।
कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति के सदनों के संयुक्त बैठक के आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे दी है, लोकसभा के विघटन हो जाने पर भी अवगत हो जाता है। बताइए क्या होगा, 1, 1, 2 दोनों भी, या 2, 3 या केवल 3? तो जिसको ज्वाइंट सीटिंग देते हैं, जो ज्वाइंट सीटिंग में रहता है, उसको लैप्स नहीं करते हैं, समझ क्या ना। तो थर्ड स्टेटमेंट काट देना है, तो थर्ड स्टेटमेंट काटिए और पहला 2 सही है, तो 1, 2 इसका आंसर हो जाएगा, इसका 1, 2 आंसर हो जाएगा। मुझे लगता है बस इतना ही। एक ये है 95 है भैया। With reference to the Parliament of India, consider the following statement. Propagation of a house by the President of India does not require the advice of the Council of Ministers. Propagation of house is generally done after the house is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogation the house which is in session. Dissolution of the Lok Sabha is done by the President of India, who save in exceptional circumstances does so on the advice of Council of Ministers. बताइए, ओनली 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1। पढ़िए एक बार क्वेश्चन अच्छे से, एक बार में नहीं 2 बार में पढ़िए, पॉज कीजिए, पढ़िए अच्छे से, कोई हड़बड़ी नहीं है। हम लोग 30 मिनट लिए हैं और करीब करीब 15-16 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो अगर इससे आप चीज़ों को सीख जाइएगा तो कितनी बड़ी बात होगी। पॉज कीजिए और सीखिए। तब तक में हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं है। सदन का सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने पर कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में है। लोकसभा का विघटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाता है। बताइए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। आप भी पॉज कीजिए और देखिए, पढ़िए आप लोग। तो देखिए इसका आंसर होगा, सबसे पहले आर्टिकल 85(1) में ये पता है कि जो हाउस प्रोरोगेशन ऑफ हाउस बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डज नॉट नहीं रिक्वायर द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो एक स्टेटमेंट गलत हो जाता है तब 2, 3 और 3 बचता है। तो थर्ड स्टेटमेंट पढ़िए। द डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा इज डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु सेव इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस। तो एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में तो कर ही सकता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस, उसमें भी बोल रहा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस में, तो थर्ड स्टेटमेंट सही है। थर्ड स्टेटमेंट तो दोनों में सही था। तो सेकेंड स्टेटमेंट, द प्रोरोगेशन ऑफ ए हाउस इज जनरली डन आफ्टर द एडजर्न सीने डाई, बट देर इज नो बार टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोरोगेशन ऑफ द हाउस विच इज इन द सेशन। स्टेटमेंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए, इस तरह से आज हम लोग करीब करीब 15-16 क्वेश्चंस देखे हैं, टोटल 30 मिनट के आसपास समय लिए हैं। तो आप इससे टॉपिक भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे एडजर्नमेंट मोशन, जैसे इमरजेंसी, जैसे स्पीकर, जैसे लोकसभा, पार्लियामेंट का पूरा चैप्टर, दिख रहा है ना। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। पार्ट आपको याद होना चाहिए, डिलिमिटेशन कमीशन, तो आप बहुत सारे टॉपिक्स को आप रिवाइज कर सकते हैं। तो रिवीजन करते रहिए, और ये पेपर मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे ग्रुप में। आप लोग ज़रूर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जो इसी नाम से है, बुक का स्टूडेंट के नाम से ही है। आप लोग उसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें मैं ये डाल दूंगा। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, चाहे ज्योग्राफी का बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हैं इस साल,
जो आप लोग अलाइंड लगेगा बीपीएससी में पूछा जा सकता है, आप उसको भी देख सकते हैं, उसको भी मैं किसी दिन करा दूंगा। आज मैं सोचा कि पॉलिटी खत्म हुआ करा देता हूँ, ज्योग्राफी खत्म होगा तो ज्योग्राफी करा दूंगा। हिस्ट्री का आप देखिएगा, आप खुद देखिएगा पेपर, तो हिस्ट्री का यूपीएससी बहुत टफ पेपर आता है और हिस्ट्री के क्वेश्चंस ही बहुत ज़्यादा नहीं होते और टफ भी होता है, तो उतना मुझे नहीं लगता कि अलाइंड है यूपीएससी और बीपीएससी में हिस्ट्री का क्वेश्चन। इस बार अगर टफ आ जाए तो बात अलग है, लेकिन पॉलिटी और ज्योग्राफी मुझे लगा कि थोड़ा अलाइंड है, जो इस साल का यूपीएससी और पिछले साल का बीपीएससी 69 यूपीएससी दोनों थोड़ा अलाइंड है था, इसलिए मैंने ये पॉलिटी का क्वेश्चन करा दिया। चलिए आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, आप कितने क्वेश्चन करने में सक्षम थे। अगर 12, 13, 10, 10 प्लस अगर आप कर ले गए हैं सही, तो बहुत आप लोगों की कंडीशन अच्छी है, आप लोग बेहतरीन पढ़ाई कर रहे हैं। तो बीपीएससी मुझे लगता है कि पॉलिटी के सेक्शन में आप बहुत अच्छा करने वाले हैं और आप लोग अच्छा करेंगे भी, ऐसी उम्मीद है। डे वाइज टारगेट आप लोग ज़रूर फॉलो करते रहिए, क्योंकि हम लोग 3 टाइम रिवीजन करने वाले हैं उस डे वाइज टारगेट को। मैंने तो आज ही कहा कि अब मैं यूट्यूब पे डे वाइज जो टारगेट दे रहा हूँ 2-4 दिनों में बंद कर दूंगा, इसलिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि समय बर्बाद होता है, 5-10 मिनट वहाँ देखने का जरूरत नहीं। इससे अच्छा ये 30-35 मिनट आप देखिए, क्वेश्चन डिस्कस कर देता हूँ, तो आप लोग भी देखिएगा, आप लोग भी सुनिएगा, समझिएगा। अगर किन्हीं को नहीं पता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं सोचे होंगे इस तरफ की यूपीएससी का क्वेश्चन लगा के देखते हैं, उनको पता भी नहीं चलेगा ना कौन सा क्वेश्चन अलाइंड है, कौन सा क्वेश्चन अलाइंड नहीं है। बहुत सारी बातें होती हैं, इन्फॉर्मेशन, लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन तो रहता ही है, लेकिन और भी बातें रहती है, बहुत सारा डिस्कशन, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा क्वेश्चन नहीं करना, कैसे वो रियलाइज कर पाएंगे। चलिए आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग चैनल को आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चलिए, थैंक यू आज के लिए।